प्रकाश का परावर्तन और दर्पण, जो कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि ना सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट बल्कि उसके न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, या जो नए प्रकार के न्यूमेरिकल्स, जो नए प्रकार के प्रश्न आने वाली पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सबको इस एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास है। और कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक्स है, यानी चाहे आप इससे पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, चाहे आपकी कोई पुस्तक ही ना खुली हो पूरे साल, फिर भी इस क्लास को एकदम बेसिक लेवल से लेके और बोर्ड का जो एकदम हाई लेवल रहता है, यानी जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां तक के सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास है। और प्रश्नों के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस कक्षा को व्यवस्थित ढंग से, यानी जैसे बनी हुई है वैसे ही इत्मीनान से, तसल्ली से देखना है। और ये क्लास जो है ये काफी व्यवस्थित तरीके से रची गई है, यानी आपके दिमाग को जिससे समझने में सहूलियत हो। और ये कक्षा जब समाप्त होगी तो आप खुद ही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अरे, क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे क्या पता था और क्लास खत्म होने के बाद कितना मेरा तैयार हो गया है, कितना डाउट क्लियर हो गए हैं, कितना न्यूमेरिकल क्लियर हो गए। ये सब चीजें आप खुद ही फील करेंगे जब ये कक्षा समाप्त होगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एकदम तसल्ली से, इत्मीनान से इस क्लास को पूरा जैसे क्रम से बताया गया है उसी क्रम में देखिए। आपके जो परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश क्या होता है, और जो दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, गोलीय, जितने भी दर्पण रहते हैं, प्रतिबिंबों का बनना दर्पण के द्वारा, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, कैसे चिन्ह परिपाटी में धनात्मक साइन और ऋणात्मक साइन यूज किया जाता है, और कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को जितने भी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इसी एक वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक, यानी आपको एकदम अर्श से लेके फर्श तक के सभी कॉन्सेप्ट, सभी न्यूमेरिकल को इसी एक क्लास में कवर किया जाएगा। और ये क्लास देखने के बाद आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ, मेरा जो पहला अध्याय है, जो प्रकाश का परावर्तन व दर्पण है, वो मेरा अब तैयार है। मैं कोई भी टेस्ट, कोई भी परीक्षा अगर मैं बैठूंगा तो ऑटोमेटिक ही उसमें मैं बेहतर कर सकूंगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले अगर हमको प्रकाश का परावर्तन समझना है तो हमें ये तो पता रहना चाहिए ना कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई पूछे आग क्या है, तो हम कहते हैं आग क्या है, हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। वैसे ही अगर कोई हमसे पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और दूसरी चीज क्या है, हम कहते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अगर हमको किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें ही नहीं काफी होती हैं, हमारी आंखों के साथ साथ हमको प्रकाश की उपस्थिति भी चाहिए। वरना अगर हमारी सिर्फ आंखों के दम पे हम देखते तो हमको रात में भी दिखना चाहिए, अंधेरे कमरे में भी दिखना चाहिए, पर नहीं, अगर हमारे पास आंखें हैं और प्रकाश उपस्थित नहीं है तो हम देख भी नहीं सकते। जैसे बंद कमरा हो गया या फिर रात हो गया, यहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पे प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो उसी चीज को हम कहते हैं कि प्रकाश हमारा वह भौतिक कारण है जो अगर उपस्थित रहेगा तभी हम उस वस्तु को या किसी भी वस्तु को हम देख पाएंगे। तो अगर बेसिकली हमसे कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे आता है कि जो प्रकाश होता है उसके गुण क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके इसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो देखते हैं। तो पहला कहता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर जब भी कभी प्रकाश जाएगा, जैसे यहाँ से हम प्रकाश को भेज रहे हैं, तो ये हमेशा सरल रेखा में गति करता है। देखो ये भी सरल रेखा है, अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ एक हमारे पास टॉर्च थी कोई,
और यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही थी। तो सरल रेखा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे सीधे गति करेगा, ये भी सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है। जैसे ये वाली जो रेखा हमारी है, इसी को हमने ऐसे टेढ़े कर दिया तो ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है। तो हम कहते हैं प्रकाश हमारा एक सरल रेखा में गति करता है, यानी ऐसे या तो गति करेगा, या तो ऐसे गति करेगा, या तो ऐसे गति करेगा। पर कभी भी प्रकाश हमारा ऐसे नहीं गति करेगा कि ऐसे जा रहा था और बीच में देखा कि कोई खंबा है या कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां से ऐसे घूम के पीछे चला गया। जब भी हम टॉर्च को जलाते हैं या कोई भी लाइट जलाते हैं तो हमेशा क्या होती है, अगर यहाँ पे हम जला रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक प्रकाश एकदम ऐसे सीधे जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ऐसे प्रकाश जा रहा है फिर आगे देखा कि हाथ है तो हाथ से कौन लड़ेगा, फिर ऐसे घूम के पीछे चला जाए। तो उसी चीज को हम कहते हैं कि हमारा प्रकाश जो है वो हमेशा किसमें गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। और जब गति करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, चाल होगा। यानी अगर प्रकाश हमारा गति कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ चाल होगी। तो हम कहते हैं वो चाल कितनी होगी, तो वायु और निर्वात, वायु का मतलब वायु, निर्वात मतलब जो हमारा स्पेस रहता है, हम कहते हैं वायु तथा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो निर्वात या वायु में प्रकाश का चाल होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो 3×10⁸ हमको याद करनी है कि जैसे अगर पेपर में पूछ रहा है या बुकों में देखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर इससे को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है कितने देरी में, 1 सेकेंड में। यानी अगर 1 सेकेंड का टाइम गुजरा तो प्रकाश यहां से तुरंत ही 3 लाख किलोमीटर दूर होगा। अगर 2 सेकेंड टाइम गुजरा तो 6 लाख, 3 सेकेंड टाइम गुजरा तो 9 लाख। यानी अब हमको थोड़ी फील आता है कि हाँ प्रकाश कितना तेजी से चलता होगा, कि 1 सेकेंड में कितना दूर चला जाता है हमारा, 3 लाख किलोमीटर दूर। अगला चीज हमको कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकी या इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं वो आगे की क्लासेस में, यानी जब आप कक्षा 11-12 में जाएंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हमें इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है। वो एमसीक्यू कई बार पूछते रहते हैं कि प्रकाश हमारा क्या है, एक विद्युत चुंबकीय या इसी को हम कहते हैं क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये थे हमारे की क्या प्रकाश होता है और प्रकाशों के क्या गुण होते हैं। बात करें प्रकाश के स्रोत की तो प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या है कि जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश के स्रोत का मतलब कि जहां से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है वही प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, दीपक हो गया, घरों की डिबरी हो गई, लालटेन हो गया, जितना भी चीजें हैं, मोबाइल की फ्लैश हो गई, ये सभी हमारे प्रकाश के क्या हैं, स्रोत हैं। यानी यहां से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब प्रकाश के स्रोतों को हम 2 टाइप में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक, यानी एक तो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरे को हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। एक को हम कहते हैं कि हमारा प्रकाशिक, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, और दूसरे को हम कहते हैं हमारा क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रकाश के स्रोत जो हमको प्रकृति ने दिए हैं, जैसे सूरज हो गया, ये किसने दिया, प्रकृति ने। तो हम कहते हैं कि वो प्रकाश के स्रोत जिसको हमने प्रकृति ने दिया है, जैसे क्या हो गया हमारा सूर्य हो गया। इसी प्रकार से कृत्रिम प्रकाश स्रोत हम कहते हैं वे प्रकाश स्रोत जिसको मानवों ने बनाया है। जैसे मानव ने क्या बनाया है, बल्ब बनाई है, लालटेन बनाई है,
और भी बहुत सारे दीपक हैं, ट्यूबलाइट है, जो सब भी कुछ है, मोमबत्ती हो गई, इसमें क्या हम जोड़ देते हैं, मोमबत्ती हो गई। तो ये सब प्रकाश के वे स्रोत जिनको मानवों ने बनाया उसको हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और जो प्रकाश के स्रोत को प्रकृति ने हमें दिया, जैसे सूरज हो गए, तारे हो गए, इन सबको हम कहते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। आगे बात करें कि क्या होती है हमारी दीप्त वस्तुएं और क्या होती है अदीप्त वस्तुएं। तो हम कहते हैं कि दीप्त वस्तुएं वे हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, या इसी को हम कहते हैं वे वस्तुएं दीप्त कहलाती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, जो बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, और जो हमारे तारे हो गए, ये सभी हमारे कहलाते हैं दीप्त वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। खुद के प्रकाश का मतलब कि वे प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जैसे सूरज प्रकाश का उत्सर्जन करता है, बल्ब करते हैं, मोमबत्तियां करती रहती हैं, तो इनको हम कहते हैं ये सभी हमारी कैसी दीप्त वस्तुएं हैं। दूसरा अदीप्त वस्तुएं को तो हम कहेंगे वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, इनके पास खुद का प्रकाश ना हो, और इसी चीज को हम कहते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन ना करे, प्रकाश का उत्सर्जन ना करे। जैसे हमारे पास हो गई, कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गई किताब, हमारी पुस्तकें हो गई, और हमारे जो पेन हो गए, मेज हो गया, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, जैसे किताब के पास खुद का प्रकाश नहीं रहता है या ना ही वो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, तो किताब हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, दीवार हो गया, ये सभी वस्तुएं जिनके पास ना तो खुद का प्रकाश रहता है यानी वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, हमारी अदीप्त कहलाती हैं। तो दीप्त का मतलब वो जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, जैसे सूरज, बल्ब, मोमबत्ती। अदीप्त का मतलब वो जिनके पास प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, यानी किताब, मेज, पेन, दीवार, जो सभी भी रहती हैं वो हमारी अदीप्त वस्तुओं में आती हैं। बात करें कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तो हम कहते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही हम किरण कहते हैं। यानी जैसे अगर हम यहाँ पे टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से मान लो हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाया, तो प्रकाश ऐसे ही कुछ गति करते हुए जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो पथ है जिसपे प्रकाश गमन कर रहा है, यानी जिसको पकड़ के प्रकाश जा रहा है, उसी पथ को हम कहते हैं किरण। यानी हम कहेंगे ये प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है, और ये भी प्रकाश की किरण है। यानी जिस पथ पे जाएगी, अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण इस पथ पे जा रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है, उस पथ, ये हमारी प्रकाश की किरण है। आगे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज का क्या मतलब है कि अगर ये कहीं पे प्रकाश ऐसे एक जा रहा है तो हम कहते हैं ये क्या है, उसकी किरण है। पर अगर कहीं बहुत ज्यादा हो जाए, यानी मान लो एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है, तीसरी ये है, और ऐसे ही बहुत सी किरणें आ जाएं, तो इन किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। तो किरण का मतलब कि एक होगी प्रकाश, यानी जो जा रहा होगा, अगर बहुत से किरण आ जा रहे हैं तो ये जो पूरा समूह है किरणों का, इसी को हम कहते हैं कि किरण पुंज। और ये जो किरण पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहले नोट कर लेते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी अगर हमारी किरणों का क्या हो, समूह हो, तो वही किरण पुंज कहलाता है। बात करें किरण पुंज का, तो ये आगे जाके 3 प्रकार के बैठते हैं। पहले को हम कहते हैं कि ये होता है हमारा अपसारी, और दूसरा जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं अभिसारी, और तीसरा जो प्रकार इसका आता है वो होता है हमारा समांतर किरण पुंज।
तो हम कहते हैं किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों क्या है। तो हम कहते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो अपसारी है इसमें एक शब्द छुपा है जिसको हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं, पसरना। जैसे पसरने का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि एकदम पसर के बैठे, इसका मतलब ऐसे क्या है, पूरा एकदम फैल के बैठे। तो पसरने का मतलब क्या होता है, फैलना। तो उसी शब्द से यहाँ पे हम अपसारी बनाते हैं। जो पसरने का मतलब है यानी जो वो प्रकाश की किरणें जो पसर जाती हैं, पसरने का मतलब क्या हो गया, जो फैल जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपसारी प्रकाश किरणें कहलाती हैं। जैसे अगर मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहां से एक प्रकाश की किरण इधर गई, दूसरी इधर गई, तीसरी इधर गई और चौथी इधर गई, तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, यहां से सभी किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी सभी किरणें इस बिंदु स्रोत से बाहर की तरफ फैल रही हैं। तो हम कहते हैं अगर कभी हमें ऐसा किरण पुंज दिख रहा है जो एक बिंदु से चालू है और आगे की तरफ जाते वक्त फैल गया है, तो उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई ऐसे दिखे कि सभी जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाएं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 प्रकाश की किरणें थी, सभी आई और इस एक बिंदु पे इकट्ठा हो गई, तो हम कहेंगे अगर कभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे इकट्ठा होती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बात करें समांतर की तो हम कहते हैं अगर जो हमारा प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर ऐसे जा रही हैं, तो अगर एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो हम कहेंगे ये जो किरण पुंज हमारा है ये समांतर किरण पुंज है। तो अपसारी का मतलब कि किरणें क्या हो रही है, फैल रही हैं, एक बिंदु से निकलेंगी और ऐसे फैलती जाएंगी। अभिसारी का मतलब कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे इकट्ठा हो रही हैं, और समांतर का मतलब कि एक दूसरे के समांतर ऐसे ही चलती चली जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो प्रकाश किरण पुंज है वो हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज है। बात करें कि क्या होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ, तो हम कहते हैं कि जो हमारे दुनिया में यानी जो प्रकृति में पदार्थ मिलते हैं उनको प्रकाश के गुजरने के आधार पे तीन तरीके में बांट सकते हैं। पहला हमारा कहलाता है कि पारदर्शी, दूसरा पारभासी पदार्थ और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ या फिर अपारदर्शी वस्तुएं। हम कहते हैं कि पारदर्शी ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार चला जाता है। जैसे हमारा क्या हो गया, कांच, जैसे कांच हो गया, हवा हो गया और पानी यानी जल हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम अगर प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो वो आर पार चली जाती हैं, वो पदार्थ वे वस्तुएं हमारी पारदर्शी कहलाती हैं। जैसे अगर हम कांच के इस पार से उस पार कोई प्रकाश की किरणों को भेजें वो आर पार चला जाएगा। हवा में भी हम जब लाइट को जलाते हैं तो इस पार से उस पार चली जाती है, उसी प्रकार से हम अगर पानी के अंदर भी प्रकाश को भेजें तो वो इस पार से उस पार तक गमन कर जाएगा। यानी हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जिससे होके प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चले जाएं। अगला हमारा आता है कि पारभासी क्या होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार जा पाती हैं, यानी कुछ ही प्रकाश आर पार हो पाता है। जैसे 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 में हमारा हो गया तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि होते हैं। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई कागज है और उस पे क्या लगा हो, तेल लगा हो, तो अगर हम पीछे उसके एक बत्ती जलाएं या टॉर्च जलाएं तो उससे जो प्रकाश होगा ना वो देखोगे बहुत धीम आता है, बहुत हल्का आता है। तो हम कहते हैं उससे प्रकाश तो पार कर रहा है पर पूरा का पूरा पार नहीं कर पा रहा है, बल्कि उससे हल्का फुल्का पार कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसे पदार्थ
जिससे कुछ ही प्रकाश की किरणें आर पार हो रही हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पारभासी होते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, या फिर किसी कांच को एकदम घिस घिस के गंदा कर दिया जाए तो उससे भी प्रकाश की किरणें जो बाहर आएंगी वो कुछ ही भाग आ पाएगा, तो हम कहेंगे ये सभी हमारी पारदर्शी कहलाती हैं, ये पारभासी कहलाती हैं। आगे बात करें कि अपारदर्शी क्या होती हैं, तो हम कहते हैं कि वे वस्तुएं जिनसे जिनसे बिल्कुल जिनसे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं होता। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं होता, जैसे हमारी पुस्तक हो गई, मेज हो गया, ईंटा हो गई, दीवार हो गई, इन सब से हम अगर इस पार से उस पार प्रकाश को भेजना चाहेंगे तो इस पार से उस पार नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे ये सभी जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी अपारदर्शी होती हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार से आर पार प्रकाश की किरणें चली जाए, जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, इनके जब हम इस पार से उस पार प्रकाश को भेजते हैं तो आसानी से चला जाता है। आगे हम कहते हैं पारभासी, यानी प्रकाश का कुछ ही भाग जा पा रहा है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर इस साइड से हम प्रकाश को भेजते हैं तो उसका कुछ ही भाग जा पाता है। आगे बात करते हैं अपारदर्शी, यानी बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है, जैसे दीवार हो गई, ईंट हो गई, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? पहले तो हम समझते हैं कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि परावर्तन क्या होता है, तो किसी वस्तु का किसी सतह से टकरा के वापस लौटने को ही हम परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी गेंद को लेते हैं और दीवार के पास ऐसे फेंकते हैं तो दीवार से टकरा के गेंद वापस आ जाती है, तो ये टकराना किसी सतह से और फिर वापस चले आना, उसी चीज को हम कहते हैं कि ये घटना परावर्तन होती है। अब अगर गेंद टकरा के आती है तो हम कहते हैं कि गेंद का परावर्तन हो रहा है। अगर उसी जगह हम प्रकाश को भेजें और प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस आ जाए तो हम कहेंगे वो प्रकाश का परावर्तन है। तो आइए समझते हैं क्या होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। हम कहते हैं कि किसी सतह से टकरा कर प्रकाश का वापस मुड़ जाना या वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये अगर हमारी मान लेते हैं कोई सतह है और यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आई और जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, टकरा के फिर वैसी माध्यम में वापस चली जाएगी। जैसे मान लो ये हवा से प्रकाश की किरण आ रही थी और ये कांच कोई था जिसपे टकराई और टकराने के बाद फिर वापस चली गई, तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकरा के वापस लौट जाने की घटना, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है वो समझने से पहले हमको इसमें से कुछ टर्में समझनी होंगी। जैसे ये वाली जो किरण है ना, ये किरण आके पड़ रही है, तो आके पड़ने को ही हम क्या कहते हैं? आपतित। आपतित, आ का मतलब आ रही है, पतित्व का मतलब पड़ रही, यानी जो किरण आके यहाँ पड़ रही है उसी को, यानी ये वाली जो किरण है इसी किरण को हम नाम दे देते हैं आपतित किरण का। और ये किरण जो लौट रही है, हमने बताया ना टकरा के लौटने को परावर्तन कहते हैं, तो ये किरण जो लौट रही है यानी टकरा के वापस जा रही है, परावर्तन के पश्चात जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं परावर्तित किरण। काफी आसान है। जो किरण आके पड़ रही है वो आपतित, जो परावर्तित होके जा रही है वो हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। एक चीज और होता है कि जहां इस सतह पे टकरा रही है, यहाँ पे अगर हम एक 90 डिग्री पे कोई लंब खींच दें, यानी 90 डिग्री पे क्या कर दें, रेखा खींच दें, तो ये वाली जो रेखा रहती है इसी रेखा को हम कहते हैं ये क्या है, इससे 90 सतह से, तो लंब, इसी चीज को हम जब कहते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो तीन चीजें याद रखनी है, जो प्रकाश की किरण आके पड़ रही है वो आपतित, जो परावर्तित होके जा रही है वो परावर्तित, और ये जो बीच में खूंटा डाल के खड़ा हुआ है ये हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। अब अगर देखोगे तो ये अभिलंब से ये आपतित किरण कुछ कोण बनाती है, उसी प्रकार इस अभिलंब से ये परावर्तित किरण भी कुछ कोण बनाती है। तो आपतित किरण के कारण जो कोण बनता है उसको हम कह देते हैं आपतन कोण। आपतन
कोड, और इसको हम किससे दिखा देते हैं, आई से। परावर्तित किरण के कारण जो कोड बनता है उसको हम कह देते हैं परावर्तन कोड, परावर्तन कोड, और इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोड को हम आपतन कोड कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोड को हम परावर्तन कोड कहते हैं। अब बात करते हैं कि परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जो है वो हमें कहता है कि आपतन कोड, आपतन कोड यानी क्या, हमारा आई बराबर होता है परावर्तन कोड, यानी परावर्तन कोड को हम किससे दिखाते हैं, आर से। तो पहला नियम कहता है कि ये जो आपतन कोड बन रहा है ये वाला, ये बराबर होता है परावर्तन कोड के, यानी जितना कोड पे प्रकाश की किरण आके टकराएगी अभिलंब से, उतना ही कोड में यहां से टकराने के बाद भी वापस जाती है। तो हम कहते हैं ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में बराबर होते हैं, और यही हमारा परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोड और परावर्तन कोड आपस में बराबर होते हैं। बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। जैसे ये अभी अगर हमारा बोर्ड का तल है तो इसी तल में है ना, ये आपतित हो गया है और ये यहाँ पे अभिलंब, और साथ ही साथ ये क्या हो गया, परावर्तित। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम हम लिखते हैं कि आपतित किरण व परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये रहे हमारे परावर्तन के दो नियम। जो पहला था कि आपतन कोड आई बराबर होता है परावर्तन कोड आर के, और दूसरा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पे खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन से एक काफी अच्छा सवाल देखते हैं जो 1 नंबर या एमसीक्यू में पूछते रहते हैं। ये कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोड क्या होगा। यानी ये हो गई हमारी कोई सतह, और जो प्रकाश की किरण है इस बार सतह पर लंबवत आपतित हो रही है। लंबवत का मतलब ये प्रकाश की किरण आई और इस पे ऐसे आके टकराई, तो कह रहे हैं कि तो परावर्तन कोड क्या होगा। अब तक हम क्या पढ़ते थे कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे टकराती थी और ऐसे चली जाती थी, तो यहाँ पे ये कोड जो बनता था वो हम बता देते थे। पर इस बार कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है, यानी ये अगर हमारी सतह है तो ऐसे प्रकाश की किरण इस पे लंबवत आपतित हुई है। तो पूछ रहा है कि अब परावर्तन कोड क्या होगा। तो देखो, जब इस सतह पे प्रकाश की किरण लंबवत ऐसे आपतित हुई होगी, तो अगर सीधे आई है तो लड़ने के बाद भी क्या हुई होगी, ऐसे ही वापस चली गई होगी। तो जब आई थी तब ऐसे सीधे लंबवत आई और गई भी तो ऐसे सीधे चली गई। अब जब हम आपतन कोण या परावर्तन कोण निकालते हैं तो एक चीज देखे होगे ना, हम हमेशा किससे निकालते हैं, अभिलंब से। यानी ये जो अभिलंब रहता है यहां से हम नापते हैं कि कितना आपतन कोण है, उसी प्रकार यहां से हम नापते हैं कि कितना हमारा परावर्तन कोण है। तो यहाँ पे देखो, जो अभिलंब है और जो आपतित किरणें हैं वो एकदम पास पास है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है। यानी ये वाली जो किरण बनी थी आपतित वाली, ये यहाँ ना होके क्या है, इसी के एकदम ऊपर ही ऐसे बन गई है। तो जब इसी के ऊपर बन गई है तो कोई भी एंगल यहाँ पे बनेगा नहीं, यानी जो आपतन कोण हो जाएगा हमारा, जो आपतन कोण होगा आई, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि हम आपतन कोण को हमेशा कहां से नापते हैं, ये जो अभिलंब होता है ना, इससे नापते हैं। अब ये प्रकाश की किरण जब कुछ कोण बनाएगी तब ना हमारा कोण आएगा। अगर ये प्रकाश की किरण ही अभिलंब पे चली जाए तो अभिलंब के साथ कोई भी कोण नहीं बनाएगी, तो हम कहेंगे जो आपतन कोण आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपतन कोण आई हमारा 0 है तो आप जो हमारा परावर्तन कोण होगा
परावर्तन कोण जो हमसे पूछा है आर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ देख भी सकते हो कि ये जो परावर्तित होके जाएगी वो एकदम अभिलंब को पकड़े हुए सीधे चली जाएगी। अब जब इधर थोड़ी तिरछे जाती तब ना कुछ एंगल बनाती, जब ये तिरछे ना जाके ऐसे ही अभिलंब पे ही वापस जा रही है तो अभिलंब के साथ कुछ भी कोण नहीं बनाएगी। तो हम कहते हैं कि आपतन कोण हमारा 0 है, इसलिए परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम सीक्यू या 1 नंबर की जो सवाल रहते हैं वहां से पूछते रहते हैं। बात करें अगले कॉन्सेप्ट का जो है हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब को तो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे शीशे के अंदर, कांच के अंदर, दर्पण के अंदर, पानी के अंदर देखते हैं। तो आमतौर पे प्रतिबिंब को जो है हम दैनिक जीवन में हर जगह देखते रहते हैं। तालाब में हमको अपना प्रतिबिंब दिखता है, पेड़ का प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार से जो कांच रहते हैं, हमारे जो दर्पण रहते हैं, या कोई चमकीली सतह रहती है जैसे थरिया, ग्लास, कुछ भी हो जाए जो नया हो और चमकीला हो, वहां पर भी हमको प्रतिबिंब दिखता है, खुद का भी दिखता है। और जो प्रकृति के पेड़ हो गए, जानवर हो गए, हर वस्तुओं का भी प्रतिबिंब हमको दिखते रहता है। तो व्यवहार में तो हम भली भांति परिचित हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, पर जब हम आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे कि प्रतिबिंब हम किसको कहेंगे, तो हम कहते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई दर्पण था और यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें गई और ये टकराने के बाद वापस जिस बिंदु पे मिलेंगी उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, ये टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिल रही हैं उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो दैनिक जीवन से हटके यहाँ जब हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराई और जिस बिंदु पे मिली इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या तो मिलती हैं या तो फिर मिलता हुई प्रतीत होती हैं, तो चाहे वो वास्तव में मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, यानी ऐसा लगे कि यहां से मिल रही होंगी। तो जैसे ये मान लो हमारे पास कोई दर्पण था, एक प्रकाश की किरण आई और टकरा के इधर चली गई, दूसरी आई और टकरा के इधर चली गई। अब अगर ये देखोगे तो एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, तो ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगी। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें, ये कोई बिंदु होगा जहां पे ये मिली होंगी और वहां से ये बाहर इधर जा रही है और वहां से ये बाहर उधर जा रही है। तो हम कहते हैं कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे यहाँ प्रकाश की किरण जो गई है ये वाली, ये टकरा के इधर चली गई है और ये जो गई है ये टकरा के इधर चली गई है। पर अगर मान लो कोई दूर बहुत खड़ा आदमी देखे तो उसको तो यही लगेगा ना कि इस बिंदु से प्रकाश की किरण आई होगी। वैसे ही अगर कोई यहाँ पे आदमी खड़ा हो तो इसको भी तो यही लगेगा ना कि इस बिंदु से ऐसे सीधे प्रकाश की किरण आ रही होगी। यानी हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें जो है यहाँ पे कोई बिंदु होगा जहां पे मिली थी और वहीं से एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। तो इन्हीं बिंदुओं को हम कहते हैं कि प्रतिबिंब। अब इनके मिलने के आधार पे प्रतिबिंब को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं वास्तविक, एक को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है? हम कहते हैं अगर किरणें सही में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे देखो सभी किरणें आई, टकराई और वास्तव में आके मिली हैं, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर हमको सिर्फ आभास होता है कि हाँ ये कहीं पे मिली होंगी, जैसे यहाँ पे जो किरणें गई थी ये टकरा के वापस चली गई हैं, पर हमको अगर यहाँ पे कोई आदमी होगा खड़ा तो उसको ऐसा आभास होगा कि ये किरण यहाँ कहीं बिंदु से मिली थी जहां से ये आ रही है। तो यानी अगर ये वास्तव में नहीं मिलती, हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं, तो हम कहते हैं ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। और इसके नाम में ही देखो इसका अर्थ है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली हैं, आभासी का मतलब कि हमको सिर्फ आभास हो रहा है कि यहाँ कहीं पे मिली होंगी। तो अगर कहीं पीछे दर्पण के मिलती हैं
वास्तव में नहीं मिलती है तो हम कहते हैं वो हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और दूसरी चीज हम कहते हैं ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं और इसको नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या है पर्दे पे उतारने का? जैसे जो लोग सिनेमा हॉल देखे होंगे, अगर सिनेमा हॉल नहीं देखे होंगे तो प्रोजेक्टर देखे होंगे, कभी न कभी डेली लाइफ में, या अगर नहीं देखे होंगे तो मोबाइल आदि में देखे ही होंगे प्रोजेक्टर। ऐसे रहती है ना एक मशीन बड़ी सी और एक सामने दीवार या पर्दा रहता है जिसपे ये मशीन के अंदर कोई भी वीडियो रहता है, चित्र रहता है, तो उसको एक पर्दे पे उतार देती है। तो उसी चीज को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये जो प्रोजेक्टर हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक होता है। और आभासी का मतलब ये जो हम शीशा देखते रहते हैं सुबह सुबह उठ के, शीशा हो गया, और ये जो थरिया, बर्तन, कोई भी चमकीली सतह, पानी हो गई, यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम हाथों से छू सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टर चल रहा है और इस पे सब कुछ दिखा रहा है, तो अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा ना और अपना ऐसे हाथ करूंगा तो जो प्रोजेक्टर की रोशनी है वो मेरे शरीर पे आ जाएगी, यानी मेरे ऊपर आ जाएगी, उसको मैं छू सकता हूँ। पर जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हम नहीं छू सकते। जैसे जो शीशे के अंदर रहता है, कितनों भी कोशिश कर ले वो हमारे हाथ के ऊपर नहीं आता, यानी उसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक अंतर है हमारे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। एक बार वापस से देख लेते हैं हमने क्या अभी पढ़ा कि अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक, अगर हमको ऐसा आभास होगा कि ये कहीं यहाँ मिली होगी तो हमारे क्या हो जाएंगे, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरा, इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी जो प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म सिनेमा चलते रहता है, वो सभी जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमारे पर्दे पे उतर सकते हैं, यानी हम कहते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब जैसे जो हमारे शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं, और जो पानी होता है या कोई भी चिकनी सतह होती है, वहां पे जो हम डेली लाइफ में प्रतिबिंब देखते रहते हैं वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। बात करें दर्पण की, दर्पण क्या होता है, तो दर्पण से हम सभी भली भांति परिचित होंगे। जैसे रोज सुबह को हम दर्पण देखते हैं, गाड़ियों के पीछे दर्पण लगे रहते हैं, और जो साज सज्जा के सामान रहते हैं उसमें दर्पण लगे रहते हैं। तो दर्पण से हम व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा परिचित हैं। ऐसा कंचित ही होता होगा, कोई दिन किसी का बीतता होगा जिस दिन वो दर्पण ना देखे। अरे मान लो वो घर वाला शीशा ना दिखता हो, पर गाड़ी में लगा हुआ दर्पण या कहीं और पे लगा हुआ दर्पण कहीं न कहीं पे हमको दिख ही जाता है। तो बात करते हैं हमारा दर्पण क्या होता है। तो अगर मेरे पास कांच की कोई एक पट्टी हो, जैसे ये मान लो हमारी क्या थी, एकदम पतली सी कांच की पट्टी थी, तो कांच हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश की किरण एक पार से उस पार चली जाएगी। अगर मैं इस पट्टी को क्या करता हूं, एक साइड में कलई कर देता हूं। कलई करने का मतलब पेंट कर देते हैं, विशेष प्रकार के पेंट लाके क्या कर दे, एक साइड को रंग दे। तो अब होगा क्या कि प्रकाश की किरण आएगी तो अब इस साइड जो कलई की गई है इसके कारण उस पार नहीं जा पाएगी, बल्कि प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये जो हमारा कांच था, इसी कांच को जब हम एक साइड कलई कर देते हैं तो ये जो बनता है यही हमारा दर्पण कहलाता है। और ये कैसा कांच यूज किए हैं, यानी ये कांच की आकृति क्या है, इसी के आधार पे जो हमारे दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं, ये जो हमारे दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक को हम कहते हैं समतल दर्पण, यानी अगर ये जो हमारी पट्टी कांच की यूज हुई है ये क्या हो, एकदम समतल हो, और इसके इस साइड क्या हो, कलई क्या हो। जैसे अगर कभी देखे होंगे जो घरों वाला शीशा रहता है, अगर वो कभी तोड़ेंगे तो उसकी जो प्लास्टिक होती है ना, उसके पीछे जब देखोगे तो ये जो कांच रहता है इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक का कवर रहता है, तो कभी तोड़ के देखोगे ना तो इस शीशे के पीछे का जो भाग रहता है वो रंगा होता है, वो क्या किया होता है, पेंट किया होता है। अब ऐसा नहीं है कि अभी जाओ और घर से एक शीशा उठाओ और उसको पटक के तोड़ के चेक कर लो, पर जब देखना ये टूटेगा ना तो पीछे का जो हिस्सा रहता है ना वो हमेशा क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। उसी को हम कहते हैं कि दर्पण के एक साइड क्या की गई है, कलई की गई है। तो हमने कहा कि ये जो सतह है शीशे की, इसके आधार पे दर्पण को हमने दो कैटेगरी में बांटा। पहले को कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण। यानी अगर ये सतह हमारी समतल है, जैसे ये सीधी सी दिख रही है तो ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। अगर ये गोले की तरह हो, जैसे ऐसी कुछ सतह हो, या ऐसी अगर हमारी सतह हो, या फिर ये जो सतह हमारी हो ऐसी हो, ये एक गोले जैसे दिख रहा है ना, हल्का हल्का आधा गोला जैसा, अगर ऐसा कोई हो और हम लाते हैं इस साइड पेंट कर देते हैं ऐसे,
पेंट करने का मतलब वही कलई कर देते हैं, या फिर आते हैं हम और इस साइड ऐसे कलई कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर ये सतह देखो यहाँ पे समतल थी तो हमारा समतल दर्पण, अगर ये सतह ऐसे घुमावदार है यानी गोले की तरह है तो इस प्रकार के दर्पणों को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखो सतह घूमी गई है, यहाँ पर भी सतह घूमी है यानी गोले की तरह से, तो हम कहेंगे वो हमारे क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। तो आकृति जो हमारी थी उसके आधार पर हमने बांटा, तो एक हो गया हमारा समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये भी आगे दो प्रकार में बढ़ते हैं। हम कहते हैं जो गोलीय दर्पण है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं कि उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण है उसमें से एक को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, और जो दूसरा रहता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो हमने कहा कि गोलीय दर्पण आगे दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसका मतलब क्या है, ये जो उत्तल होता है ना, उत्तल का जो नॉर्मल यानी जनरल भाषा में मतलब होता है वो होता है उभरा हुआ। यानी हम कहेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे भाग से हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब ये होता है कोई उभरा हुआ भाग, अगर प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे भाग से हो रहा होगा तो उस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमने इस साइड कलई कर दिया तो इसमें दो भाग है, एक तो ये धसा वाला भाग है यानी ये जो अंदर धसा है, और बाहर ये वाला भाग जो उभरा है। तो हमने धसे भाग पे क्या कर दिया था, कलई कर दिया था, यानी इधर अब प्रकाश आ नहीं पाएगा। तो इस केस में जो हमारा ये वाली सतह है, ये जो उभरी सतह है, इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और इससे टकरा के चली जाएगी। तो हम कहेंगे अगर प्रकाश का परावर्तन इस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से हो तो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरे को हम कहते हैं अवतल। अवतल का मतलब होता है जिसकी तल धसा हुआ हो। जैसे ये हमारा अगर गोलीय दर्पण है तो ये वाला भाग देखो क्या है, ये जो नीले मार्कर में लिखा गया ये वाला भाग हमारा धसा हुआ भाग है, तो ये इसका धसा हुआ भाग है। और हमने क्या कर दिया, इसके उभरे भाग पे कलई कर दिया इस बार, तो इस साइड हमने क्या कर दिया, कलई। तो अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो ऐसे आएगी प्रकाश की किरण और यहां से टकरा के ऐसे चली जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन है वो उसके अवतल भाग से, अवतल का मतलब धसे हुए भाग से, जो उसका तल धसा हुआ है उससे होती है, तो वो प्रकार का दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल में जो प्रकाश का परावर्तन है वो उसके उभरे हुए भाग से होता है, अवतल में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उसके दबे हुए भाग यानी वो तल जो नीचे दबा हुआ है उससे हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, और हम कहते हैं ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो एक बार वापस से देखते हैं, हमने कहा दर्पण क्या है, तो हम कोई भी कांच की पट्टी ले लेंगे, उसके एक साइड पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे, तो वो हमारा दर्पण कहलाएगा। अब वो पट्टी, वो जो कांच का हमने टुकड़ा उठाया वो कैसा है, उसके आधार पर हमने कहा कि दर्पण दो प्रकार के होंगे, पहला समतल और दूसरा गोली। यानी अगर वो जो पट्टी हमारी है वो समतल है, जैसे जो घरों में हम शीशा यूज करते रहते हैं ना, तो देखते हो कि एकदम समतल रहता है और पीछे कलई रहती, तो अगर वो समतल है तो हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। अगर वो ऐसे तिरछा है, टेढ़ा है, उभरा हुआ है यानी गोले के आकार का है तो हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। और फिर हमने कहा कि गोलीय दर्पण जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, पहले को उत्तल कहते हैं, दूसरे को अवतल। हमने कहा कि उत्तल दर्पण वो होगा जिसके उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। फिर हमने कहा अवतल दर्पण वो होगा जिसके धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण होगा। तो ये रहा कि हमारे दर्पण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके इन सभी दर्पणों को इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे उत्तल काम करता है और कैसे अवतल काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना समतल दर्पण से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना समतल दर्पण से। समतल दर्पण क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमारी कोई सतह हो और ये सतह जो कांच की थी हमारी एकदम ऐसे समतल हो और इसके एक साइड हम क्या कर दें,
कलई कर दें तो ये जो हमारा दर्पण बन के तैयार होगा, इसी दर्पण को हमने क्या नाम दे दिया था, समतल दर्पण का। अब यहां से एक चीज हमको याद रखनी है जो बोर्ड में पूछते रहता है और हर दूसरे तीसरे साल एमसीक्यू पूछता है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होती है अभी हम गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे अवतल उत्तल तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए एक लाइन एकदम याद कर लेनी है और वो लाइन क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, जो समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। और ये बार बार एमसीक्यू में पूछा जाता है और ये एक लाइन याद कर लेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अभी जब आगे गोलीय दर्पण और फोकस दूरी पढ़ेंगे तो वहां एक बार आपको बताया जाएगा कि ये जो समतल दर्पण हमारा है इसकी फोकस दूरी क्यों अनंत हो रही है। पर अभी के लिए याद कर लेंगे कि समतल दर्पण कहीं भी एमसीक्यू में दिखा कि पूछा कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है और वो कई ऑप्शन दिया रहेगा, 0 होती है, अनंत होती है, 1/2 होती है, 1/5 होती है, तो सबसे पहले तुरंत ही चूज करेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बात करें जो समतल दर्पण हमारा प्रतिबिंब बनाता है उनके प्रतिबिंब की क्या खासियत रहती है, तो ये खासियत तो आप रोज देखते होंगे क्योंकि दर्पण से हमारा जो समतल दर्पण रहता है उससे हमारा वास्ता हमेशा पड़ते रहता है। तो हम कहते हैं कि जो इससे बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी होता है या इसी को हम कहते हैं काल्पनिक होता है। और दूसरा जो प्रतिबिंब है वो हमारा सीधा बनता है। जाहिर सी बात है जब भी हम कांच में अपने आप को देखते हैं, शीशे में देखते हैं तो हमारा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा ऐसे ही बनता है। तो हम कहते हैं ये काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वह वस्तु के आकार का होता है। यानी जितने बड़े आप हैं, जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा बनता है, जितनी बड़ी आंख की साइज है उतनी बड़ी आंख, यानी जितना भी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, जितना हम दिखते रहते हैं सेम टू सेम उतना ही बड़ा बनता है। तो उसी को हम कहते हैं कि ये आभासी या काल्पनिक होता है। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा सीधा बनता है और वस्तु के आकार का होता है। पर यहाँ पे एक चीज गौर करने की है कि ये जो प्रतिबिंब है ये पार्श्व उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है? हमने तो कहा कि अभी सीधा होता है, फिर हम क्या कह रहे हैं पार्श्व उल्टा। इसका मतलब क्या है? तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और इधर दर्पण है तो प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा। पर पार्श्व उल्टा का मतलब ना कि जो मेरा बायां होगा, जो बायां और दायां हाथ है वो बदल जाते हैं। यानी अगर ऐसे दर्पण है और ये मेरा दाहिना हाथ है तो ये मेरा दाहिना है। अगर मैं दर्पण में दिखूंगा ना तो मेरा वाला जो दाहिना हाथ है वो दर्पण वाले का बायां हाथ बन जाता है और मेरा जो बायां हाथ है वो दर्पण वाले का दाहिना हाथ बन जाता है। यानी अगर मैं दाहिने हाथ से ऐसे लिखते हुए दर्पण के सामने खड़ा होऊंगा तो सामने से मुझको ऐसा लगेगा ना कि जो मेरा प्रतिबिंब है वो बाएं हाथ से ऐसे लिख रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व उल्टा हो जाता है। यानी जब भी हम दर्पण में सामने देखते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ रहता है वो बाएं हाथ की तरह दिखता है और जो हमारा बायां हाथ रहता है वो दाएं हाथ की तरह दिखता है। तो ये रहे हमारे समतल दर्पण से बिंब कि समतल दर्पण का यहाँ से 2 ही 3 चीजें हमें याद रखनी है। पहली, इसकी फोकस दूरी अनंत रहती है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, ये हम डेली देखते रहते हैं। और ये लाइन याद रखनी है कि प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब बता चुके कि जो हमारा हाथ है वो बायां दायां दिखता है और जो दायां हाथ रहता है वो हमारा बायां दिखता है। चलिए आगे बात करते हैं दर्पण से संबंधित कुछ पद की, यानी कुछ टर्में हैं जो ये दर्पण के चैप्टर में बार बार आएंगी और इनको अभी एक बार देख लेते हैं कि ये टर्में क्या है और इनका मतलब क्या है। तो हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद, तो गोलीय दर्पण क्या होता है हमने देख चुके हैं कि जो हमारे अवतल होते हैं और जो उत्तल होते हैं इन्हीं को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ पद होते हैं और जिसमें पहला हमारा है कि दर्पण का ध्रुव। यानी दर्पण का ध्रुव क्या होता है? हम कहते हैं कि हमने माना हमारे पास एक ऐसे कोई गोलीय दर्पण है और ये एक अवतल दर्पण है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस साइड कलई कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। अगर इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु में खोजूं तो ये कहीं पे उसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसी मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। वापस से सुनेंगे क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, हमारे पास जो गोलीय दर्पण होगा उसका ये जो मध्य बिंदु होता है, इसी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। और इसको किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। यानी दर्पण का ध्रुव क्या है, तो हम लिखेंगे ये क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु होता है।
आगे आता है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ये समझने से पहले देखते हैं ये हमारा मुख्य अक्ष है और फोकस है। तो अगर मुझको वक्रता केंद्र बताना हो तो अगर इस गोले को मैं डॉट डॉट आगे बढ़ा दूं, जैसे ये जो गोला आधा सा है, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके क्या करूं, ऐसे आगे बना दूं, तो ऐसा लगेगा कि ये एक क्या बना देगा, पूरा का पूरा गोला बना देगा। तो हम कहते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण बना होता है ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, और इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, यानी अगर ये हमारा गोलीय दर्पण इस बड़े से खोखले गोले का भाग हो तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम नाम दे देते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र का। और इसको हम किससे दिखा देते हैं, सी से। यानी जो दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो हम कहते हैं ये जो हमारा वक्रता केंद्र सी है, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं, ये हमारा जो वक्रता केंद्र सी है और ये जो ध्रुव पी है, अगर इनसे जाती हुई मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, इनसे जाती हुई मैं एक लाइन खींच दूं, किससे जाती हुई, ये जो हमारा वक्रता केंद्र सी है और जो हमारा ध्रुव पी है, अगर इससे जाता हुआ हम एक लाइन खींच दें तो ये जो लाइन है ना, यही लाइन हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो अगर हमसे पूछेगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे आता है कि फोकस क्या होता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अगर इसको मैं बीचों बीच एक पॉइंट यहां रख दूं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच जो उसका मध्य बिंदु रहेगा, इसका ये जो मध्य बिंदु है, किसका किसका, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फोकस। और इसको हम किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो एक बार वापस से देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण हमारा जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, वही हमारा फोकस कहलाता है। और मुख्य अक्ष क्या होता है, अगर हम वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक एक सीधी सरल रेखा खींच दें तो वही रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब इसमें दो तीन चीजें और आती हैं, जैसे ये कहता है कि फोकस दूरी क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इसमें दो तीन टर्में और आती हैं और वो हो गई हमारी क्या, फोकस, फोकस दूरी, और एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। तो हम कहते हैं कि फोकस दूरी क्या है, तो ये जो ध्रुव हमारा है ना, इस ध्रुव से लेकर के इस फोकस तक की दूरी जो हमारी है, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की ये जो दूरी है, यही हमारी फोकस दूरी कहलाती है। और इसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। आगे आता है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो इस ध्रुव से लेकर के ये जो वक्रता केंद्र सी है ना, यानी कहां से, यहां से लेकर के ये जो ध्रुव हमारा है, यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से। तो फोकस दूरी का मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, और वक्रता त्रिज्या का मतलब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी। और इसको हम एफ से दिखाते हैं स्मॉल, और वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, स्मॉल, ये कैपिटल आर से। और आगे हम आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है, यानी इन नियमों का उपयोग करेंगे हम आगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने में। तो पहले एक बार देख लिए वो नियम है कौन कौन से। तो हम कहते हैं कि जो हमारा जो मुख्य नियम है वो दो है, जिसमें से जो हमारा पहला है ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आए, तो जो हमारा पहला नियम वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये नियम हमारा कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है और जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये किरणें क्या होगी उसके समांतर। तो कहता है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो ये टकराने के बाद जब यहां जाती हैं तो ये सभी किरणें कहाँ मिलती हैं, उसके फोकस एफ पे मिलती हैं। यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें हमारी आ रही थी तो जब टकराएंगी तो टकराने के बाद यहाँ इसके मुख्य फोकस एफ पे मिलती हैं, या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे अगर अवतल दर्पण रहेगा तो ये मिल जाएंगे, अगर हमारे पास उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के इधर चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के इधर चली जाएगी। पर अगर इनको हम पीछे ऐसे डॉट डॉट करके मिला दें और इसको भी हम क्या करें ऐसे पीछे डॉट डॉट करके मिला दें तो हमको ऐसा लगेगा देखने में ना कि जैसे ये जो किरणें हैं ये यहाँ से आ रही हैं। जैसे मान लो अगर दूर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी है या फिर कोई यहाँ पे आदमी है, तो इसको देखने पे क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, यानी कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी। इसी प्रकार अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठ के देखे तो उसको क्या लगेगा कि ये किरण इधर से आ रही है, यानी कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही होगी। तो इसी को हम लिखते हैं कि या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे यहाँ पे किरणें मिल नहीं रही है, ये इधर चली जा रही है और ये इधर चली जा रही है, पर जब हम पीछे इसको मिला रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई बिंदु होगा काल्पनिक यहाँ पे जहां पे ये मिली होंगी और वहीं से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही। तो वापस से देखते हैं पहला नियम क्या है, ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई हमको प्रतीत होती हैं। बात करें दूसरे नियम की तो दूसरा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वक्रता केंद्र सी से कोई प्रकाश की किरण को ले जाएं तो वो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही रास्ते पे वापस चली आती है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण है और ये इसके वक्रता केंद्र सी से ऐसे आगे की तरफ गई, तो ये जब आगे की तरफ जाती है तो जब टकराती है यहाँ पे ना तो फिर वापस अपने ही रास्ते पे चली आती है। तो जैसे ये रास्ता एकदम पकड़ के ऐसे गई और जैसे ही यहाँ पे टकराएगी फिर वापस यही रास्ता पकड़ के चली आएगी। तो हम कहते हैं वक्रता केंद्र सी से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात वापस अपने ही मार्ग पे पुनः लौट जाती हैं। और इसी प्रकार जब उत्तल में आएंगे तो हम कहते हैं यहाँ पे मान लो उसका कोई वक्रता केंद्र सी है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है यहां से टकराएगी। ये प्रकाश की किरण अगर आगे जाती तो कहां से जाती, इसके वक्रता केंद्र से जाती। तो हम कहते हैं ये जाने वाली प्रकाश की किरण यहां टकराएगी और टकरा के वापस ये भी चली आएगी। तो हमारा जो दूसरा नियम है वह है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने उसी रास्ते पे वापस चली आती। यहाँ पर भी देखो जो सी के पास जा रही थी वो टकराएगी यहाँ से और उसी रास्ते से वापस चली आएगी। तो ये तो हमारे मुख्य नियम रहते हैं जिनको हम प्रतिबिंब बनाने में यूज करेंगे। और अभी आगे एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना और क्या होता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और इन्हीं नियमों का वहां पे प्रयोग करेंगे और काफी आसानी से उसको हम कर लेंगे। बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने का। तो इसमें हमारी 6 स्थितियां आती हैं और ये 6 स्थितियां अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो बहुत आसान है, पर अगर बच्चे उसमें
सही तरीके से नहीं देखते हैं एक क्रम में, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगती है कि हमको 6 स्थितियां याद करनी है। पर अगर एक निश्चित फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो 6 के 6 आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए उसको एक निश्चित फॉर्मेट में देखते हैं कि हमको कैसे समझना भी है और साथ ही याद भी करना है। तो हम कहते हैं जो हमारी पहली स्थिति है वो क्या है कि जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे होने का मतलब ये हमारा जो दर्पण है वस्तु से बहुत दूर हो, तो हम कहते हैं यहाँ कहीं अनंत होगा जहां से वस्तु होगी और यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। तो हमको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो टकराने के बाद कहाँ चली जाती हैं? फोकस के पास। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद फोकस पे चली गई। ये दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और ये भी टकराने के बाद कहाँ चली गई? फोकस पे। और हम कहते हैं कि जहां पे दो प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पे हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये जो वस्तु अनंत पे थी उसकी दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही है, तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये चित्र बनाने के बाद हमको 4 चीजें लिखनी होती हैं, और जिसमें से क्या क्या? पहला कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे, तो हम लिख देंगे कहाँ बना है? फोकस पर। दूसरा हमको लिखना पड़ता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है। जैसे अगर जब भी बोर्ड में अगर पूछ रहा है या कहीं पर भी पूछ रहा है तो हम उसका चित्र बनाते हैं, इसके बाद ये 4 चीजें उसमें लिखनी जरूरी रहती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे? फोकस पे। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो हम कहते हैं ये जो आकार है ये एकदम बिंदु के आकार में मिल रही है आपस में। तो जो आकार होता है वो कैसा होता है? बिंदु आकार का। और आगे पूछता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, काल्पनिक है, और या फिर वो सीधा है या फिर उल्टा है। तो ये अगर वास्तव में मिल रही है, जैसे ये प्रकाश की किरण आई यहाँ मिली, ये भी आई और मिली यहाँ मिली, तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सभी क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब हमारा कैसा है? उल्टा है। तो जब भी पूछेगा तो हमको 1, 2, 3 और ये 4 चीजें लिखनी जरूरी होती। आगे जब बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हमने कहा कि यहाँ कहीं बहुत अनंत होगा, ये हमारी वक्रता केंद्र C होगा, और इसके बीच में हम कहीं पे अपना वस्तु को रख देते हैं। तो हमने कहा ये बीच में कहीं पे हमारी एक वस्तु है। अब होगा क्या? हमेशा ध्यान रखेंगे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो यहां से हम मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण को भेजते हैं, तो ये गई प्रकाश की किरण, और टकराने के बाद ये कहां से चली गई? फोकस से चली गई। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे सबसे पहली किरण कहां से भेजेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, उसको टकरा के फोकस से लेते आएंगे। दूसरी किरण कहां से जाएगी? ये जो इसके वक्रता केंद्र C से जाएगी, जो इसके वक्रता केंद्र C से जाएगी, ये यहां टकरा के फिर इसी रास्ते से वापस चली आएगी। तो हम कहेंगे दोनों प्रकाश की किरणें जहां पे काटेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां पे हमारी काट रही हैं? ये दोनों आएंगे और यहाँ कहीं पे हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे वस्तु जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकरा के फोकस से आई, दूसरी वक्रता केंद्र C से गई और टकरा के उसी राह ही वापस चली गई, और जिस जगह पे काटेगी वहीं पे हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम लिखेंगे क्या? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। और दूसरा प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो ये जो आकार इसका है ये इतना बड़ा है, ये इतनी बड़ी है, तो हम कहते हैं ये वस्तु से क्या है? छोटी है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी इस C के इधर, C का मतलब वक्रता केंद्र के इधर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के इधर, वो हमेशा वस्तु से छोटा ही होगा। और ये देखो C के इधर ही बना है तो वो क्या होगा? वस्तु से छोटा। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो ये वस्तु से छोटा है। आगे बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब वही कि वास्तविक है या काल्पनिक है। तो ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक हो जाएगा। और हमने बताया ना जितने भी वास्तविक होते हैं सभी क्या होते हैं? उल्टे। तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा
हो जाएगा। और यहाँ देख भी सकते हो, अगर ए बी हमारी तीर ऐसे ऊपर है तो जो चित्र बन रहा है उसमें तीर हमारी क्या है, नीचे, यानी प्रतिबिंब दिखने में भी क्या लग रहा है हमको, उल्टा लग रहा है। बात करते हैं जो हमारी तीसरी कंडीशन है, वो कहती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और ध्यान से अगर देखोगे ना तो हमारी वस्तु एक एक स्टेप करके आगे आती है। जैसे पहले हम कहते हैं एकदम अनंत पे होगी, अनंत के बाद फिर इस सी से पहले आएगी, फिर इस सी पे जाएगी, फिर सी और यफ के बीच जाती है, फिर यफ पे जाती है, फिर इन दोनों के बीच जाती है। तो अगर 6 स्थितियां याद करनी हो तो क्या करते, सबसे पहले एकदम दूर होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर सी पे आएगी, फिर इन दोनों के बीच आएगी, फिर यफ पे आएगी और फिर इन दोनों के बीच आती है। तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो हमने कहा कि यहाँ वक्रता केंद्र है तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, वस्तु आ गई। अब फिर से हमने बताया ना कि जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, तो ये गई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, और टकराने के बाद हम कहते हैं ये इसके फोकस यफ से चली आती है, ये इसका फोकस यफ। दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, ये गई और टकरा के उसके फोकस से चली आई। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो इसका अपोजिट भी होता है कि अगर हम इस फोकस से किसी किरण को भेज दें तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये प्रकाश की किरण इसको जहां पे काटेगी इस सी पे ही हमको वस्तु का क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो हम कहते हैं अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो टकरा के फोकस से आती है। उसका अपोजिट भी होता है कि अगर फोकस से जाएगी तो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जहां पे ये काटेगी वहीं पे हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो चीजें हमें लिखनी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पे था, प्रतिबिंब भी किस पे बना है, इस वक्रता के सी पे ही बना है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहां पे स्थित है, तो वक्रता केंद्र सी पर। आगे हमसे पूछता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो जितना बड़ा, अगर कभी भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पे रहता है तो जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो हम कहेंगे वस्तु के आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमको प्रतिबिंब बना। आगे पूछता है प्रकृति क्या है, तो ये वास्तव में आके मिल रहे हैं, तो प्रकृति यानी जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये दिखने में भी देखो यहाँ पे तीर सीधे क्या है, उल्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो हमारा प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र सी पे बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा और वास्तविक होगा तथा क्या होगा, उल्टा होगा। अगला आता है, कहता है कि जो वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, तो ये हमारा कहीं फोकस है और यहाँ कहीं पे हम बना लेते हैं अपने वक्रता के सी को। तो कह रहे हैं कि सी और यफ के जब बीच हो तो सी और यफ के बीच यहाँ कहीं पे हमारी वस्तु हो जाती है। तो हम कहते हैं फिर वही कि सबसे पहला जो खींचेंगे रेखा वो मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम कहते हैं ये गई मुख्य अक्ष के समांतर और टकराने के बाद ये कहां से चली जाती है, फोकस से चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण को हम जब भेजते हैं तो ये इसके फोकस से होके जाती है और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पे काटेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम कहें कि ये एक प्रकाश की किरण ऐसे गई टकरा के इधर चली आई, ये दूसरी प्रकाश की किरण गई टकरा के इधर चली आई, और ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काटेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पे सी है, तो हम कहेंगे ये जहां पे भी काटेंगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर इसमें हमको लिखना होगा तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो ये इसका वक्रता केंद्र जो सी है, सी के इधर है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे, तो वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच। और दूसरा प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो हमने वस्तु से बड़ा। और बात करें प्रकृति की तो प्रकृति हमारा क्या हो जाएगा, वास्तव में मिल रही हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक क्या होते हैं, उल्टा हो जाएगा हमारा। बात करें जो अन्य दो स्थितियां हैं उसमें से जो हमारी पांचवी है, ये कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, तो हमको कह रहा है कि वस्तु फोकस पे हो तो हम इस वस्तु को कहां बना लेते हैं, फोकस पे। तो हमने कहा कि ये हमारी वस्तु थी
और ये फोकस पे है। तो फिर से वही याद करना है कि सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और ये गई मुख्य अक्ष के समांतर और टकरा के कहां से चली जाएगी, इस फोकस से ऐसे चली जाएगी। अब दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र सी से जाए, यहां से जाए ऐसे करके यहां वस्तु से, और ये वस्तु के आगे, तो हम कहेंगे अगर दूसरी जो हमारी किरण है ये वक्रता केंद्र सी से आगे की तरफ जाए, तो ये क्या होगा, हमको पता है कि जैसे ही वक्रता केंद्र सी से कोई प्रकाश की किरण जाती है, जब टकराएगी तो उसी मार्ग पे वापस चली आएगी, और ये ऐसे वापस चली आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम खोजें कि प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं ताकि हम प्रतिबिंब बनाए, तो देखोगे ना, तो इसको अगर ये दोनों किरणें आपस में समांतर है, यानी इसको हम कितनों भी आगे बढ़ाते जाएंगे ये कभी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, समांतर है। इसी प्रकार अगर इस साइड मिलाओगे तब भी ये किसी जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों किरणें आपस में क्या है, समांतर है। तो हम कहते हैं कि ना तो इस साइड मिल रही ना उस साइड मिल रही, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये इसको अगर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो बहुत दूर कहीं अनंत पे जाके मिल रही होंगी। तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम कहते हैं अनंत पर, यानी ये किरणें बहुत दूर कहीं जाके मिल रही होंगी, हमें नहीं पता है कि कहाँ मिलेंगी, तो हम काम चलाने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कहीं दूर बहुत अनंत होगा जहां पे प्रकाश की किरणें मिलेंगी। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ये जैसे जैसे दूर चलती जाएंगी ना और ज्यादा बड़ी होती जाएंगी, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब का आकार होगा ये वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। और बात करें प्रकृति की क्या होगी, तो हम कहेंगे इसको इसी साइड कहीं मिल रहा है, इस साइड कहीं मिलेंगी, तो हम कहेंगे वास्तविक होगा, और जितने भी वास्तविक होते हैं सभी क्या हो जाते हैं, उल्टे। तो ये भी प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी अनंत पे कहीं जाके मिलेगा, वहां पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अगला और छठवां और जो सबसे आखिरी ये कह रहा है कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया ध्रुव P। तो वस्तु को हमने क्या किया, इसके बीच कहीं यहाँ पे बना दिया। अब फिर से वही कि मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी प्रकाश की किरण, टकराने के बाद कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा, जो वक्रता केंद्र सी से जाएगी, यहाँ पे अगर इसका वक्रता केंद्र सी है तो यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी, ये ऐसे प्रकाश की किरण जो जाएगी ये टकरा के क्या करेगी, फिर अपने ही मार्ग पे वापस चली आएगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जैसे जैसे इस साइड हम बढ़ रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, यानी अगर इस दिशा में हम पता करने जाएंगे तो कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मैं इसको इस साइड मिला दूं, यानी वास्तव में नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं, पीछे ऐसे डॉट डॉट करके काल्पनिक रूप में मिला दें। तो हम कहते हैं ये जहां पे काटेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो वापस से इस दिशा में ये जैसे जैसे जा रही थी फैलते चली जा रही थी, मिलने का कोई चांस था नहीं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, इसको हम पीछे डॉट डॉट करके मिला देंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये यहाँ जहां पे मिलेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो हम कहेंगे दर्पण के दूसरी ओर, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण हमारा था, दर्पण के इधर सभी बन रहे थे, और ये वाला क्या बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ये अगर वस्तु हमारी इतनी बड़ी है तो इससे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, तो देखो अगर ये सीधा है तो ये भी कैसे बना है, सीधा बना है, तो ये हमारा जो प्रकृति होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और ये वास्तव में मिल रही है नहीं, बल्कि हमने क्या किया, डॉट डॉट करके इसको मिलाया, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, डॉट डॉट करके मिलाया, यानी हमने कल्पनाओं में इसको मिलाया, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और जैसे वास्तविक हमारे उल्टे होते थे वैसे ही काल्पनिक क्या होते हैं, सीधे। तो अगर फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहेगी तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की दूसरी ओर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, और प्रकृति क्या होगी, हमारी काल्पनिक होगी और सीधी होगी। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। आगे बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। अवतल के बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशनें रहती हैं, और ये याद करनी काफी आसान रहती है। पहली वही अनंत वाली रहती है, और दूसरी जो हमारी रहती है वो अभी देखेंगे।
तो कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पे कोई वस्तु थी तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के इधर चली जाएगी। यहाँ पे प्रकाश की किरणें आएंगी और टकरा के इधर चली जाएंगी। तो अगर देखोगे तो फिर वही, ये किरण इधर कहीं जा रही है, ये वाली इधर कहीं जा रही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इनके इस साइड मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, तो इसको किधर मिला देते हैं, ऐसे इधर, और इसको इधर, और ये जिस बिंदु पे काटती है वही हमारा क्या होता है, फोकस या होता है। और हमने पढ़ा भी था जब प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या तो फोकस से जाती हैं, अगर नहीं जाती हैं तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये कहां से जा रही होगी, फोकस से। वैसे ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये टकरा के इधर चली गई, और हमको ऐसा लगता है ये कहां से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी। और यहाँ फोकस पे मिलता है तो वहां पे हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो ये कहां बना है, फोकस पे, तो लिख देंगे फोकस पर। आगे पूछते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब एकदम छोटा सा है, तो हम लिखेंगे कैसा हो जाएगा, बिंदु आकार का। आगे बात करते हैं कि प्रकृति क्या होगी, तो ये देखो वास्तव में किरणें तो मिल नहीं रही हैं, इधर अगर मिलता कहीं तो ये वास्तव में मिलता, हमने इसको डॉट डॉट करके मिलाया है, यानी कल्पनाओं में मिलाया है, तो क्या हो जाएगी प्रकृति इसकी, काल्पनिक हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो हमारे काल्पनिक होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से हमारा प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे बनेगा, जो आकार होगा वो बिंदु आकार का होगा, और जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होगा, और जितने भी काल्पनिक होते हैं सभी क्या होते हैं, सीधे होते हैं। बात करें अगले का, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो अवतल के 6 हैं और इसके 2 हैं। इसमें से भी अगर हमको रहे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, जो बार बार बोल रहे पूछते रहते हैं, वो ये वाला है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो। तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, तो ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, यहाँ कहीं पे अनंत होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस वस्तु को ऐसे बना लेते हैं, तो हमने कहा कि ये कोई वस्तु है। अब फिर से वही कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकरा के इधर चली जाएगी, पर हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही होगी। तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं कि ये हमारी जो प्रकाश की किरण है, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कहां से जा रही होगी, फोकस से जा रही होगी। दूसरा, अगर हम इसके वक्रता केंद्र C से भेजेंगे, यानी पहली तो हमेशा याद रखते हैं चाहे वो कोई हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, पहला हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरे को जब हम भेजेंगे तो दूसरी प्रकाश की किरण जो इसके वक्रता के C पे जाना चाहेगी, तो हम कहते हैं ये प्रकाश की किरण गई और ये इसके वक्रता के, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र C था जहां ये इसको जाना चाह रही थी। तो हमने कहा कि जो पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई वो टकरा के हमको ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से जा रही आई, और जो दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की ओर जाती है वो टकरा के वापस चली जाती है, और हम कहते हैं कि ये आपस में जहां पे काटेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को भेजा जो टकरा के ऐसा प्रतीत होता है कि कहां से जा रही है, फोकस से। दूसरी वक्रता केंद्र C की तरफ हमने प्रकाश की किरण को भेजा और ये ऐसे सीधे गई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई। अब ये वापस आपस में कभी मिलेंगी नहीं, जैसे ये वाली प्रकाश की किरण इधर जाती है और ये वाली इधर जा रही है तो दूरी बढ़ती जाती है, तो इस साइड कहीं नहीं मिलते हैं, तो हम इनको पीछे खींचते हैं और जहां पे ये कट करती है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हम लिखेंगे कहाँ है, ध्रुव व फोकस के बीच में। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो ये वस्तु से क्या है, छोटा है, तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। और आगे बात करें इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में ये कैसा हमारा सीधा है, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा। और क्या ये वास्तव में मिल रहा है, नहीं, हमने इसको पीछे डॉट डॉट करके मिलाया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के नजरिए से देखें तो जो वो 6 हैं और ये 2 हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ये वाला है। आगे बात करते हैं दर्पण सूत्र की, जिसपे जो हमको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या है,
हम कहते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के, और इसी को हम कहते हैं ये हमारा दर्पण सूत्र है। यानी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए हम सेम टू सेम फार्मूला यूज करेंगे। जहां पे ये f हमारा क्या है, हम लिखेंगे जहां पे f क्या है, फोकस दूरी, ये u जो हमारा रहता है और ये v जो रहता है, हम कहते हैं ये जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और जो u हमारा होता है ये u हमारा होता है वस्तु की दूरी। तो f से हम फोकस दूरी दिखाते हैं, v से प्रतिबिंब की दूरी दिखाते हैं और u से वस्तु की दूरी दिखाते हैं। तो इन पे कैसे हम कब f को प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं, कब u को और v को प्लस और माइनस लेते हैं, ये इसी के बाद हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अभी के लिए इतना याद करेंगे कि जो हमारा दर्पण सूत्र है वो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। बात करें चिन्ह परिपाटी की, यानी जब दर्पण के सवाल हम सॉल्व करते हैं तो किसकी फोकस दूरी को प्लस लेंगे, किसकी माइनस लेंगे, कब प्रतिबिंब हमारा प्लस बनेगा, कब माइनस बनेगा, इन सब को लेके जो साइन का सिस्टम रहता है, जो यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी है क्या, हमने पढ़ा था पहले की क्लासेस में, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सिस हो, जैसे ये हो गई हमारी एक एक्सिस, ये दूसरा अक्ष हो गया, हम कहते थे ये x अक्ष होता है और ये माइनस x अक्ष होता है। ये जो ऊपर की तरफ होता है ये हमारा होता है y अक्ष, और ये जो होता है ये माइनस y अक्ष होता है, और ये जो हमारा होता है ये ध्रुव वो होता है। तो हमको पता है कि अगर x अक्ष पे कोई होगा तो पॉजिटिव होगा, इधर होगा तो माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा और नीचे जाएगा तो माइनस होगा। तो चिन्ह परिपाटी में निकालने के लिए कि किसको हम प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, काफी आसान है। हम क्या करेंगे, जिस दर्पण के बारे में अध्ययन करना रहेगा उस दर्पण को इसके ध्रुव से ऐसे मिलाते हुए रख देंगे। यानी ये हमारा अगर अवतल के लिए हमको अध्ययन करना है तो ये ऐसे बन जाएगा। अब अवतल अगर जब यहाँ पे रखेंगे हम इसके ध्रुव की जगह, तो इसका फोकस कहाँ रहता है, यहाँ कहीं रहता है, वक्रता केंद्र C कहाँ रहता है, इस साइड रहता है। तो इसलिए जब हमको अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकालना होगा तो इसके ध्रुव से ये वाली दूरी ही हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी f कहलाएगी, और इसके ध्रुव P से ये जो C तक की दूरी है यही हमारी वक्रता त्रिज्या R होगी। तो देखो ये इसके बाईं साइड है, यानी माइनस x एक्सिस पे आ रहा है फोकस, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा अवतल होता है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए जो हम फोकस यूज करते हैं f, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी प्रकार जो वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो हमारी वक्रता त्रिज्या r होती है वो भी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी उसके साथ भी क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। और एक चीज याद कर लेनी है कि जो वस्तु की दूरी होती है, ये जो वस्तु की दूरी है ये हम हमेशा माइनस साइन के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रहती है, इसी साइड बनती है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो वस्तु की दूरी हम हमेशा माइनस में ही यूज करते हैं। अब बाकी प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब की दूरी हमारी होगी, यानी इसकी जो दूरी हम v से दिखाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है यानी इस दर्पण के इधर कहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और अगर इस दर्पण के इधर बना कहीं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब की किस साइड बन रहा है। इतना याद रखते हैं कि इस ओ से इधर अगर कुछ भी बने, चाहे प्रतिबिंब हो, फोकस हो, वक्रता त्रिज्या हो, कुछ भी हो, वो हमेशा माइनस रहेगा, और इसके इधर कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ ये आएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकती है हमारी, निगेटिव भी हो सकती है और साथ ही साथ क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर बात करें हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर मान लो हमको उत्तल बनाना हो तो ऐसे कुछ करके क्या बन जाएगा, हमारा उत्तल बन जाएगा। ये अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और अगर ये उत्तल दर्पण है तो हमको पता है ये इसकी फोकस दूरी f हो गई और ये इसका वक्रता केंद्र C होगा। अगर हम उत्तल के लिए, अगर हम किसके लिए, उत्तल के लिए
तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका ध्रुव और ये दूरी क्या है, इसके बीच की फोकस दूरी है, यानी ये ध्रुव P से F तक की जो दूरी है वही फोकस दूरी F है, और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र C की दूरी है वही दूरी हमारी क्या है, R है। तो देखो ये F किधर पड़ रहा है, दाहिने साइड प्लस एक्सिस पे पड़ रहा है, तो इसलिए उत्तल का जो फोकस दूरी होता है, उत्तल के लिए जो हमारी फोकस दूरी होती है ये हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी धन साइन के साथ लेंगे। इसी प्रकार इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या ये भी एक्स एक्सिस पे पड़ रही है दाहिने साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस दूरी, और ये जो वक्रता त्रिज्या है उत्तल के लिए जो वक्रता त्रिज्या r होती है इसका मान हम क्या लेंगे, इसका मान भी हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये भी किधर है, एक्स एक्सिस पे है। और वस्तु हमने बताया ना, वस्तु वो कोई हो, चाहे वो अवतल के केस में हो चाहे उत्तल के केस में हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लेंगे। वस्तु की दूरी जो u होती है वो हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और बात करें अगर प्रतिबिंब की, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी v का, तो हमको पता है कि उत्तल के केस में जितना भी प्रतिबिंब बनते हैं दो ही कंडीशन रहती है, दोनों में हमारे जो प्रतिबिंब वो काल्पनिक बनते हैं और दर्पण के इस साइड बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमेशा किसमें आती है, पॉजिटिव में आती है। तो इतनी चीजें हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे और इसके बाद चलेंगे इसके प्रश्नों को हल करने के लिए। तो क्या क्या बात है, पहली चीज तो वस्तु की दूरी दोनों के दोनों में क्या है, निगेटिव है, ये आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस है वो माइनस है, इसका उल्टा हो जाता है उत्तल में, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसी प्रकार से अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या माइनस है और उत्तल में उसका उल्टा हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वस्तु की दूरी हमने बताया माइनस यूज करेंगे, इसमें दोनों संभव है, माइनस साइन भी प्लस साइन भी, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब हमारा होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ यूज होता है। आगे बात करते हैं कि क्या होता है हमारा आवर्धन, और इसी को कई बार हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। तो आवर्धन का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो वस्तु की ऊंचाई है उसके अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि जो प्रतिबिंब हमारा है वो कभी छोटा बनता था कभी बड़ा बनता था, तो वही चीज को नापने के लिए हम कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम भाग दे दें किससे, वस्तु की ऊंचाई से, जो हमको मिलता है वही क्या होता है, आवर्धन। यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के। आवर्धन जो हमारा रहता है इसको हम जिससे दिखाते हैं वो हमारा यम होता है, तो हम लिखते हैं यम बराबर होगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है अंग्रेजी में इमेज यानी आई, तो इसके लिए यूज करते हैं आई बटे वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो इसको किससे दिखाते हैं, ओ से। यानी हम कहते हैं कि जो हमारा रेखीय आवर्धन यम होगा वो बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बटे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी ऊंचाई ओ के। और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं, जब हम u और v के टर्म में यूज करते हैं, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के टर्म में यूज करते हैं, तो यही फार्मूला हमारा चेंज होकर आ जाता है, यम बराबर हो जाता है माइनस प्रतिबिंब के लिए v अपान वस्तु के लिए u। पर यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो I है ना ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, ये जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो वस्तु की दूरी है, और उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। अब जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पर अभी के लिए इतना याद रखेंगे, दो फार्मूले होते हैं यम के, पहला यम बराबर होता है आई अपान ओ के, दूसरा फार्मूला होता है यम बराबर होता है माइनस वी अपान यू के। और यहाँ पे हमको दो नोट याद करने हैं, कौन कौन से नोट, हम कहेंगे यहाँ पे दो चीजें हमें नोट करनी है। पहला, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब हमारा है वो कैसा है, काल्पनिक है, तो जो रेखीय आवर्धन यम होगा इसका मान धनात्मक होता है। और अगर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यम का जो मान है वो ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों लाइनें जब हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगी कि अगर कभी प्रतिबिंब काल्पनिक है तो जो यम का मान है वो धनात्मक होगा, अगर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है तो जो रेखीय आवर्धन यम आएगा उसका मान ऋणात्मक होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है,
इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो सबसे पहले जब भी प्रश्न पढ़ेंगे ये पहले पता करेंगे किस दर्पण की बात कर रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसकी फोकस दूरी का हम चिन्ह यूज करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है जो कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हमको r का मान दिया है, अवतल है तो अवतल के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या r 40 सेंटीमीटर है तो हमको पता है फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो जो फोकस दूरी होगी वो -40 का आधा और ये कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे u बराबर, और हमने पढ़ा था कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस यूज करते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी हमसे क्या कर रहा है, ये हमसे v का मान पता करने के लिए कह रहा है। तो काफी आसान है, f का मान हमें पता है, u का मान हमें पता है, v का मान हमें पता करना है। तो हम ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें f हो, u हो और क्या हो v हो। तो हमको पता है कि दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। अब यहां से 1/f का जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 या इसको यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f का मान रखेंगे तो हो जाएगा -20 बराबर 1/v प्लस 1/u की जगह पर हम क्या रख देंगे -15 और ये प्लस माइनस मिलकर इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हमको v पता करना है तो इसको क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/v बराबर ये -1/15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15 और -1/20 हमारा पहले से ही है। अब 20 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 और 15 से 60 में जाएगा 4 बार, -20 का 60 में कितनी बार जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा हमारा 1/v। 4 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/60, यानी 1/ जो v हमारा आया है ये आया है 1/60। तो अगर हमें v पता करना होगा तो इसको उलट देंगे, तो हम कहेंगे अतः जो हमारा v होगा वो आ जाएगा कितना 60 और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी हम कहेंगे कि अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और वस्तु से हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें जो कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो हमको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा और उसका आकार क्या होगा। तो सबसे पहले वही क्या क्या हमको दिया गया है, तो हमको f का मान दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और अवतल है तो क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार और क्या दिया, कह रहे कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, तो जो रखा जाता है वो वस्तु ही रहता है, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और हमें पता है वस्तु की दूरी क्या होती है माइनस होती है। और आगे हमको एक चीज और दिया है, वो कह रहा है आई का मान, ये ओ यानी जो हमारी वस्तु है वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते हैं तो वो हमारा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की यानी v का मान हमसे पूछा है और उसका आकार पूछा है। तो हमको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। यहां से जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/-15 बराबर होगा 1/v, हमें पता ही करना है 1/u की जगह पर रखेंगे तो ये प्लस u का मान -3 और ये प्लस माइनस मिलके क्या कर देंगे इसको माइनस बना देंगे। अब इस माइनस को जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें 1/v का मान पता करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1/30 प्लस ये प्लस करें ये माइनस होगा और ये हो जाएगा 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे 15 और जो 30 है इसका जो एलसीएम आता है वो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/v बराबर इसका एलसीएम 15 और 30 का 30 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे एक बार जाएगा -15 का भाग देंगे 30 में 2 बार जाएगा और ऊपर हो जाएगा -2 और -2 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ से हमारा 1/v जो आएगा वो आ जाएगा -1/30
30, और जब 1/v बराबर -1/30 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा यहां से -30 सेंटीमीटर। यानी जो अवतल दर्पण हमारा है वहां पे जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो -30 सेंटीमीटर बन रहा है। पर इसमें एक चीज और पूछा है, ये कह रहा है कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो अगर देखो -v है, -v कब बनेगा, जब ये अगर हमारा अवतल ऐसे होगा और इसके इस साइड यानी इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, तभी ना हम इस एक्सिस पे माइनस लेते हैं, यानी प्रतिबिंब हमारा यहाँ कहीं बन रहा होगा। और हमको पता है यहाँ कहीं जब भी अवतल में प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और अगर वास्तविक होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, हमारा उल्टा भी होगा। अब आगे कह रहा है कि जो वस्तु हमारी है उसका आकार 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहां से देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें पता है कि ये जो यम होता है ये बराबर होता था I/O के, और यही यम बराबर होता था किसके, -v/u के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर यम इसके बराबर है और दूसरा यम अगर इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो यहां से हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि ये जो I/O है वो बराबर है I/O, ये बराबर होगा -v/u के। तो यहां से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कहा कि यम बराबर था I/O बराबर था -v/u, तो हम यहाँ से कहते थे कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी जो I/O है ये बराबर होगा -v/u के। अब इसे I का मान हमें पता करना है, यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा वही पता करना है। तो यहाँ से हम कहेंगे I/O जो हमारा था उसका मान 2 है, तो 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस जो हमारा v अभी प्रतिबिंब हमने निकाला था कितना आया था -30, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -30 बटे u का जो मान हमारा आया था वो -30, तो जो हमारा u का मान है वो कितना आ जाएगा -30। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और ये हमारा 30 से 30 कट जाएगा और आ जाएगा I/2 बराबर -1, या I बराबर क्या आ जाएगा -2। यानी जो हमारा प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई हमारी है वो भी कितना आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन से कितना बता रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इस तरह अगर पूछेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये 2025 में पूछा गया है, ये 2025 में बोर्ड में पूछा है। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी प्रश्न में हमको गुना वाला शब्द देगा तो हमको एक बात समझ जानी है कि जो गुना होता है ना वही आवर्धन होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई वस्तु 2 गुनी बन रही है तो इसका मतलब उसका आवर्धन 2 है, अगर कोई चीज 4 गुनी बन रही है तो इसका मतलब उसका आवर्धन 4 है, अगर कोई वस्तु आधी गुनी बन रही है तो उसका आवर्धन 1/2 है। तो ये जो आवर्धन होता है ना इसी को हम वो क्या कई बार यूज करता है, गुना में। तो कह रहे अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी जो u है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है और वस्तु की दूरी को हम क्या यूज करते हैं, माइनस से। आगे हमको आवर्धन यम का मान कितना दिया, 2 गुना का मतलब 2, और प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक है। तो याद करो आवर्धन वाले में हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो यम का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यफ का मान हमें क्या करना है, पता करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मुझे यफ का मान पता करना है तो मुझे पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u के। पर अगर वो फार्मूला मुझे याद करना, यूज करना है तो मुझे u के साथ ही साथ किसका मान पता रहना चाहिए, v का, तभी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, 1/f बराबर 1/v + 1/u। अगर f पता करना है तो u हमें पता है, किसी प्रकार से v पता चल जाए तो 1/f भी हम पता कर सकते हैं। तो कैसे हम पता करते हैं v का मान, तो यहां से देखो हम कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे हमको पता है यम बराबर होता है क्या, -v/u, यम का मान रखेंगे तो -2 बराबर होगा -v का मान हमें पता करना है, u का मान हमको कितना दिया -25, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से हमको जो v है वो बराबर आ जाएगा 25 दूना 50 और ये वाला माइनस माइनस, तो हमारा जो v का मान है वो कितना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम f पता कर सकते हैं, हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u के, यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/-50
50 प्लस 1/, u की जगह पे लिख देंगे -25, तो माइनस माइनस ये मिलके क्या कर देंगे, इसको माइनस प्लस मिलके माइनस कर देंगे, और इस वाले माइनस को चाहेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा 1/f बराबर, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 50, ये भाग देंगे तो 50 एकम 50, तो -1, -25 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा -3/50, या हम कहेंगे अगर f बराबर निकालना तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा -50/3, और ये किस में आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। अगर हम चाहे तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, ये f बराबर आ जाएगा -3 से 50 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 20 बचेगा, 3 छक 18, और फिर हमारा 20 बचेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो कहेंगे हमारा जो फोकस एफ है वो -16.66 सेंटीमीटर है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये सवाल देखने में काफी बड़ा लग रहा है पर है उतना ही आसान, और ये बोर्ड में पूछा भी गया है। कह रहे एक मोटर बाइक पर पीछे की ओर आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यानी जो हमारी गाड़ी चल रही है बाइक, उस पे पीछे देखने के लिए एक उत्तल दर्पण लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 4 मीटर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या हमको दिया गया है, ये कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या r जो है वो कितनी है 4 मीटर है, और ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए क्या रहता है प्लस रहता है। आगे कह रहे बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है। यानी ऐसे गाड़ी जब चल रही होगी तो उससे 8 मीटर पीछे कोई एक दूसरा वाहन है, तो हम कहेंगे जो दूसरा वाहन है वो दर्पण से कितना पीछे होगा। जैसे जब गाड़ी चलेगी तो जो दूसरा वाहन रहेगा वो गाड़ी के दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। तो कह रहे कि जो किसी समय 8 मीटर पीछे, यानी जो वस्तु की दूरी है वो 8 मीटर है, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या यूज करते हैं माइनस यूज करते हैं। तो कह रहे कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, यानी v का मान हमें क्या करना है पता करना है। तो अगर हमें v का मान पता करना है तो हमको u पता रहना चाहिए और f पता रहना चाहिए। f क्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं, अगर वक्रता त्रिज्या r प्लस 4 मीटर है तो जो फोकस दूरी है वो इसकी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी फोकस दूरी हमारी कितनी आ जाएगी 2 मीटर। अब यहां से हम यूज कर लेंगे क्या, हमको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/v का मान हमें पता करना है, प्लस 1/u का मान हमारा -8, और ये प्लस और माइनस मिलकर इसको क्या कर देंगे माइनस। अब यहाँ से 1/v हमें पता करना है तो 1/8 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से 1/v बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा तो प्लस, और ये 8 से 1 बार जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 5/8 मीटर। पर ये 1/v का है, हमें v पता करना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो v जब निकालेंगे तो इसको उल्टेंगे ये भी उलट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 8/5, और 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं 8 एकम 8, 3 आएगा तो कितना बार जाएगा 6, यानी 1.6 मीटर। और ये किस में आ रहा है, सब कुछ प्लस में है तो ये भी किस में आ रहा है प्लस में। यानी हम कहेंगे कि जो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, तो कितना दूरी पे बनेगा 1.6 मीटर दूरी पे बनेगा, और ये प्लस है, प्लस का मतलब कि दर्पण के उस साइड बनेगा। जैसे ये हमारा अगर दर्पण है तो प्लस का मतलब इसके इधर होगा, ये हमारा उत्तल है तो ये प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा 1.6 पे। अगर ऐसे हमारा उत्तल है तो 1.6 उस साइड बनेगा, तभी ना प्लस है। तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब हमारा है वो 1.6 मीटर की दूरी पे बनेगा, और दर्पण के दूसरी ओर कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर। तो इसको अगर हमें पूछेगा, ये बड़ा प्रश्न देख के डरना नहीं है काफी आसान, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है थ्योरी को बढ़ाया है। अब बात करते हैं कि जो गोलीय और दर्पण हमारे होते हैं इनका दैनिक जीवन व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग होता है। यानी इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये यूज होते होंगे जीवन में, तो वो सब आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण और फिर अपना देखेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, तो हम कहते हैं जो पहला इसका उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में होता है। जैसे जो हमने कंडीशनें पढ़ी तो उसमें एक पढ़े थे ना कि अगर दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच में कोई वस्तु जाती है तो प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता है, जो 6वीं कंडीशन हमारी थी। तो होता है क्या कि जब अवतल दर्पण को हम बहुत पास जाते हैं ना तो ये जो दाढ़ी सेविंग रहती करनी हमको, तो उसका चित्र ज्यादा बड़ा आता है, तो उसको के लिए वो सेविंग में काफी क्या होती आसानी होती।
दूसरा, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के कान, गला, मुंह, नाक इन सब की जांच करने के लिए, जैसे अगर देखे होंगे कभी टीवी में या डॉक्टरों के पास, तो एक ऐसा लंबा सा चम्मच की तरह रहता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये से जो तली रहता है वहां पे एक ऐसे चमकता हुआ कुछ रहता है, और ऐसे वो मुंह में डालते हैं और वो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो हमारा अवतल दर्पण होता है, जिसमें वो देखते हैं कि कहाँ पे क्या खराबी है क्या नहीं। और ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या है कि सौर भट्टी और सौर कुकर में, जैसे इसका मतलब क्या है कि जो सौर कुकर आते हैं या सौर भट्टियां आती हैं, तो उसमें ऐसे करके एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं, और यहाँ पे हमको मान लो जो खाना बनाना रहता है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, खाना रहता है, या जिस भी चीज को हमको पकाना रहता है उसको रख देते हैं। अब जब सूरज की किरणें ऐसे आती हैं तो यहाँ अवतल से टकराती हैं, ऐसे चली आती हैं, ऐसे टकराती हैं, ऐसे चली आती हैं, और जो हमारा खाना रहता है यहीं पे केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण हमारा खाना पक जाता है। और ये जो लास्ट है हमारा की गाड़ियों की हेडलाइट में, जैसे हमको पता है ना कि अगर हमने दर्पण के जो 5वीं कंडीशन पढ़े थे कि जब हम फोकस पे कोई चीज रखते हैं तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एकदम समांतर जाती हैं, जैसे लेजर जाती रहती है वैसे जाती हैं। तो हेडलाइटों के पीछे जब इसको हम लगा देते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो हेडलाइट का बल्ब है, जो रोशनी फेंकता है वो क्या फेंकता है, एकदम सीधे फेंकता है, और जो सीधी रोशनी रहती है वो काफी दूर तक जाती है। इसलिए जो गाड़ियों का हेडलाइट, हेडलाइट का मतलब जब हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे ये अगर हमारे पास गाड़ी है, ये अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, तो यहाँ पे जो लाइटें लगी रहती है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हेड लाइट कहते हैं। बात करें उत्तल दर्पण की, तो पहला तो इसका जो सबसे कॉमन यूज है वो साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब जब गाड़ी ऐसे चलती है तो देखे होगे ना, साइड में बाइक के, कार के ऐसे साइड में लगा रहता है, यानी कहाँ पे, जहां कहीं पे एक मिरर लगा रहता है जिससे वो पीछे की चीजें देखता रहता है, तो हम कहते हैं इसका यूज साइड मिरर के रूप में होता है। और दूसरा स्ट्रीट लैंपों में होता है, जैसे जो लैंप आती है हमारी, मान लो ये स्ट्रीट लैंप है, तो इसके पीछे का तल देखोगे ना तो हमेशा ये ऐसे रहता है, ऐसे उभरा हुआ रहता है, ऐसे कुछ रहेगा, और बाद में यहाँ पे हम क्या लगाए रहते हैं, यहाँ पे हमारा बल्ब रहता है, जो भी रहता है। तो इससे होता है क्या कि ये जो पीछे इसके हम लगाए रहते हैं उत्तल के, तो यहाँ से जब किरणें निकलती हैं तो ऐसे लड़ के ये चारों दिशा में ऐसे बिखर जाते हैं। और स्ट्रीट लैंप हम क्यों लगाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी में रोशनी करे, तो हम कहते हैं इनको स्ट्रीट लैंप के पीछे लगाते हैं, ताकि ये प्रकाश की किरणों को फैला दें और जो रोशनी है वो ज्यादा दूर में फैल सके। तो ये था हमारा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, और ये था हमारा कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है।